हेलो स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत मेरे चैनल पे। आज हम एसएचएम पे कुछ शॉर्ट ट्रिक्स देखने जा रहे हैं जो कि आईआईटी एडवांस और नीट के लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो सकती हैं और बहुत बार उन पे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो उन शॉर्ट ट्रिक को आप याद रखें, अच्छी तरह मैं समझाने की कोशिश करूंगा। शॉर्ट ट्रिक है और बहुत कामगार सिद्ध होती है क्योंकि बड़े से बड़े क्वेश्चन उससे ईजी से सोल्व हो जाते हैं जो कि आईआईटी में कम से कम 2 घंटे के बाद सोल्व हो पाते हैं। ठीक है, तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि एक पुली है जिसको एक साइड से स्प्रिंग से बांध दिया गया है और एक साइड स्प्रिंग से बांधा गया है। इस स्प्रिंग से एक एरमास लटका दिया गया है, एक साइड स्प्रिंग बांध दी गई है जिसके स्प्रिंग कांस्टेंट के है। आपको कहा गया इसका टाइम पीरियड बताएं। इस स्प्रिंग पुली सिस्टम का क्या बताएं? टाइम पीरियड बताएं। ठीक है, तो तुम देखो, अगर हमें टाइम पीरियड बताना है तो उसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक होती है कि आप याद रखें k डैश इक्वल टू k इंटू टी बी अपॉन टी का स्क्वायर। टीबी यहां पे है टेंशन इन स्प्रिंग या टेंशन ऑफ ब्लॉक, या ऐसे समझा देता हूं, टीबी यहां पे टेंशन ऑफ ब्लॉक है, टीएस यहां पे हमारा टेंशन ऑफ स्प्रिंग है। टीएस हमारा टेंशन ऑफ स्प्रिंग, टीबी हमारा टेंशन ऑफ ब्लॉक। टेंशन ऑफ ब्लॉक क्या होता है? मतलब जहां से ब्लॉक जुड़ा हुआ है उस स्प्रिंग के अंदर टेंशन कितना है। क्लियर बात है? जहां से हमारा ब्लॉक जुड़ा हुआ है उस स्प्रिंग के अंदर टेंशन कितना है वो है हमारा टीबी, और जिससे स्प्रिंग जुड़ा हुआ है उसके अंदर टेंशन कितना है वो है टीएस। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन देखें, k डैश इक्वल टू k क्या है? इस स्प्रिंग का कांस्टेंट इनटू टी ब्लॉक यानी यहां पे टेंशन कितनी है? टी है। अगर यहां पे टेंशन टी मान ली जाए तो यहां पे भी टेंशन कितनी रहेगी? टी रहेगी, क्योंकि स्प्रिंग से डायरेक्ट कनेक्टेड है स्प्रिंग से डायरेक्ट कनेक्टेड है स्प्रिंग। तो टी ब्लॉक हो गया हमारे पास टी और टी स्प्रिंग भी हो गया हमारे पास टी स्क्वायर। तो k डैश इक्वल टू, ये इससे कटेगा तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो k डैश इक्वल टू कितना आ गया? k। यानी हमारे पास k डैश का मतलब है कि इफेक्टिव जो है हमारा k का काम करेगा, यानी टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर रूट m बाई k डैश, और k डैश की जगह उठा के क्या रख सकते हैं? k। तो t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m बाई k। तो ये हमारा इस एसएचएम का टाइम पीरियड आ जाएगा, t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m बाई k। क्लियर बात है? अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये आप याद रखिए, ये वाला फॉर्मूला आपके लिए कामगार सिद्ध होगा। ठीक है, जैसे इसमें देखें, यहाँ पे टेंशन t, तो इस स्प्रिंग में भी टेंशन t, तो इस स्प्रिंग में टेंशन कितना? 2t, ये t तो ये 2t होता है। अगेन इसको पुट करते हैं, k डैश इक्वल टू k इंटू इस स्प्रिंग का कांस्टेंट k है, t ब्लॉक कितना है? t अपॉन टी स्प्रिंग कितना है? 2t का होल स्क्वायर। k डैश इक्वल टू कितना आ गया? k, t से t कट गया 1/2 का होल स्क्वायर 1/4। k डैश कितना आ गया? k/4। क्लियर बात है? तो इसका टाइम पीरियड कितना आया? 2 पाई अंडर रूट m बाई k डैश, और k डैश की वैल्यू कितनी है? k/4। तो ये इस स्प्रिंग का या इस स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का क्या आ गया? टाइम पीरियड आ गया। कोई दिक्कत समझ इसने? ये दो आपको अच्छी तरह क्लियर हुए होंगे किस तरह अपन टाइम पीरियड फाइंड आउट कर सकते हैं। कुछ और प्रॉब्लम लेते हैं इसमें ताकि और क्लियरनेस आए, आपको क्लियरिटी आए। जैसे कि यहां पे स्प्रिंग है और यहां पे ब्लॉक लटका दिया गया। ठीक है, स्प्रिंग का कांस्टेंट k है, ये ब्लॉक है। हमें पता है k डैश इक्वल टू होता है k इनटू टी ब्लॉक अपॉन टी स्प्रिंग का होल स्क्वायर। टी ब्लॉक का मतलब जिस स्प्रिंग से ब्लॉक जुड़ा हुआ है उस स्प्रिंग के अंदर टेंशन। ठीक है, तो यहां पे टेंशन t मानिए, तो इसके अंदर भी कितना होगा? t। तो इसके अंदर कितना होगा? 2t होगा कि नहीं होगा? इसमें t तो इसमें 2t। तो k डैश इक्वल टू k इनटू टी ब्लॉक, यानी जिससे ब्लॉक जुड़ा हुआ उस स्प्रिंग में टेंशन कितनी है? 2t अपॉन टी स्प्रिंग के अंदर टेंशन कितनी है? t का होल स्क्वायर। तो k डैश इक्वल टू कितना आ गया? k इनटू t से t कट गया k इनटू 4, तो k डैश हमारे पास आ गया 4k, यानी k इफेक्टिव हमारे पास कितना आएगा? 4k। तो टाइम पीरियड कितना आ गया? 2 पाई अंडर रूट m बाई k इफेक्टिव की जगह कितना रख दिया मैंने? 4। क्लियर बात है? तो इस तरह अपन इन टाइम पीरियड की इन एसएचएम की टाइम पीरियड अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर बात है? कुछ और टफ एग्जांपल लेते हैं।
जिससे आपको और क्लियरिटी आएगी। देखें, जैसे कि देखो यहां पे एक पुल्ली, यहां पे एक स्प्रिंग और यहां पर एक ब्लॉक। इस स्प्रिंग का कांस्टेंट के, इसका भी कांस्टेंट है। ये बढ़िया एग्जांपल में माना जाता है आईटी एडवांस के तहत। जब क्लास में क्वेश्चन कराया जाता है तो कम से कम 8 से 10 मिनट लगते हैं इस क्वेश्चन करने में। ठीक है, बहुत ही टफ एग्जांपल है ये, लेकिन मैं इसे को इजी से करना चाहता हूं। देखो, हमने देखा कि जब, अब पिछले जो 3 रिजल्ट मैंने लिखाए हैं उनके रिजल्ट याद होने चाहिए कि जब सीन ऐसा था, इसका जब सीन था ये टी, ये 2t, तो इसका टाइम पीरियड k डैश कितना निकल के आया था? k डैश कितना निकल के आया था? k/4। ये याद होना चाहिए, इसका k डैश निकल के आया था k/4। और जब ऐसा सीन था, इसका k डैश निकल के आया था k के बराबर। जब ये ऐसा था k डैश आया था k/4, और जब इस तरह जुड़े हुए थे तो k डैश आया था k। तो इस स्प्रिंग में आप इसे रिप्लेस कर दो कि मान लो कि ये एक स्ट्रेट वायर है, ये एक वायर है, स्प्रिंग को एक वायर मान लो, तो ये t तो ये पे 2t, तो k डैश कितना आता है? k/4। यानी इसका ये जो बिहेव करेगा k/4 की तरह बिहेव करेगा। और जब इसको स्ट्रेट वायर मान लो तो ये पूरा सिस्टम k डैश किसकी तरह बिहेव करेगा? k की तरह। तो ये बिहेव करेगा k की तरह। समझ आया? दोबारा सुन लो। आप क्या करो, इसको एक स्ट्रेट वायर मान लो, क्योंकि अपन इस स्प्रिंग को देख रहे हैं, इस स्प्रिंग को देख रहे हैं, तो इसको क्या मान लो? एक स्ट्रेट वायर। तो इसका k जो है, हमें पता है k डैश इसका निकल गया था k/4, तो इसको k को रिप्लेस कर दो k/4 से। जब ये ऐसा है तो इसके अंदर k डैश आया था k के बराबर, तो इस k को रिप्लेस कर दो k से। क्लियर बात है? अब इन दोनों को कैसे ऐड कर दो? देखो, अब आगे देखो, अब इन दोनों को ऐसे, ये k/4 और उसके बाद एक k और यहां पे एक ब्लॉक जोड़ो, ये इसके इक्विवेलेंट हो गया, ये सिस्टम इसके इक्विवेलेंट हो गया। तो दो स्प्रिंग जो कि सीरीज में है, और सीरीज का कॉम्बिनेशन कैसे निकालते हैं? k इक्विवेलेंट 1/k इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k2, और भी होंगे तो 1/k/3 1/k4 इस तरह। तो 1/k इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/k1, k1 की जगह रखा ये वाला, तो k1 की जगह रखेंगे k/4, तो 4 ऊपर आ जाएगा, प्लस 1/k, 1/k इक्विवेलेंट इक्वल टू ये बन गया 5/k, तो k इक्विवेलेंट निकल के आया हमारे पास k/5। कितना निकल गया? k/5। अरे 1/k इक्विवेलेंट जब 5/k है तो k इक्विवेलेंट कितना निकल के आएगा? k/5। ठीक है, तो इसका टाइम पीरियड कितना आ जाएगा? 2π√m/k इक्विवेलेंट, और k इक्विवेलेंट कितना है? k/5। समझे इसने? इस तरह अपन ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। क्लियर हुई बातें? और एग्जांपल दिखाता हूं, देखो। और एग्जांपल देखो, ये आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है, ये टफेस्ट एग्जांपलों में से एक माने जाते हैं। ठीक है, अगला एग्जांपल देखो। अगला एग्जांपल ये है,
नहीं, स्प्रिंग यहाँ ना जोड़ के यहाँ जुड़ा हुआ है, यहाँ पे जुड़ा हुआ है स्प्रिंग। ठीक है, तो देख इसका भी स्प्रिंग कांस्टेंट के है, इसका भी के है, और इस स्प्रिंग का भी के है। तीन कांस्टेंट आपको, तीन स्प्रिंग दिए गए हैं, तीन के स्प्रिंग कांस्टेंट के है। आपको कहा गया है फाइंड द टाइम पीरियड, इसका टाइम पीरियड बताना है। ठीक है, तो तुम देखो ये जो स्प्रिंग है ये किस तरह बिहेव कर रहा है, इस तरह वाला, इस तरह वाले हो गया, एक तरह स्प्रिंग और एक साइड से स्प्रिंग और जिसके नीचे ब्लॉक जुड़ा हुआ है। तो इसका के कितने से रिप्लेस होता है, बताया था उस टाइम, इसका के कितने से रिप्लेस होगा, जैसे ये है, इसका कितने से होगा ये बता दो पहले, उसके बाद इसके देख लेंगे। ये तो नीचे जुड़ा हुआ है, तो इसका तो के तो रिप्लेस हो गया के बाई 4 से। ये भी ऊपर, यानी इस तरह का बताया था मैंने, याद नहीं है क्या, इस तरह का बताया था मैंने, इस तरह का के कितने से रिप्लेस होता था, के बाई 4 से। तो इसका रिप्लेस हो गया के बाई 4 से, क्योंकि ये भी टॉप पे जुड़ा हुआ है, तो इसका भी रिप्लेस हो गया के बाई 4 से। क्लियर बात है? इसका कितने से रिप्लेस होगा, ये किससे जुड़ा हुआ है, ये ऊपर से ऐसे और इस तरह, तो इसका कॉम्बिनेशन इस तरह हो गया। देखो ऊपर तो के, ये के, ये कितना हो गया के बाई 4, और वो भी कितना हो गया के बाई 4, और तीनों को किसमें जोड़ दो, सीरीज कॉम्बिनेशन, क्योंकि एक के बाद एक आ रहा है, पहले ये फिर ये फिर ये, तो तीनों एक के बाद एक आ रहे हैं, तो तीनों किसमें हो गए, सीरीज में। अब सीरीज में 1/k इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k2 प्लस 1/k3 इस तरह आते हैं। तो 1/k1 यानी 1/k प्लस 1/k2 यानी 4/k प्लस 4/k। ठीक है, क्योंकि 1/k2 करेंगे तो k2 की जगह k/4 4 ऊपर जाएगा, 1/k3 यानी 4/k, ये कितना हो गया 9/k। तो k इक्विवेलेंट हमारे पास कितना आ गया, k/9, k इक्विवेलेंट कितना आ गया, k/9। तो टाइम पीरियड कितना आ गया 2π/10/k इक्विवेलेंट, और k इक्विवेलेंट की जगह रख देंगे k/9, तो टाइम पीरियड आ जाएगा 2π/9m/k। क्लियर बात है, समझ आया? तो इस तरह अपन ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व आराम से कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। समझ आए चीजें, इस तरह अपन ऐसी चीजों को, ऐसे टफ एग्जांपल्स को आराम से कर सकते हैं अगर अपन को तरीका समझ आ गया। अगला एग्जांपल ये है, ये इस तरह जुड़ा हुआ है, ये स्प्रिंग इस तरह जुड़ा हुआ है, यहाँ पे अगेन एक पुली जोड़ दिया है जो कि इस तरह इससे जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे एक ब्लॉक लगाया गया है। ठीक है, और आपको कहा गया है इसका टाइम पीरियड बताएं। क्या बताएं? इसका टाइम पीरियड, इसका के है और इसका भी के, आपको कहा गया इसका टाइम पीरियड बताएं। क्लियर बात है? तो तुम देखो ये के है, ये किस तरह की पुली है, अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था इस तरह का कराया था मैंने। तो के कितने से रिप्लेस हुआ था, 4k से, क्योंकि इसका टेंशन t था, तो इसका t/2 और इसका भी t/2, या इसका 2t ले लो तो t हो जाएगा, t हो जाएगा। तो t ब्लॉक अपॉन t स्प्रिंग का स्क्वायर, तो t ब्लॉक 2t और ये स्प्रिंग तो 4k हो जाएगा। तो इसका मतलब इसका स्प्रिंग का k जो होता है वो 4k से रिप्लेस हो जाता है, तो ये रिप्लेस हो गया 4k से। ठीक है, और इसका 4k दिया गया, मान लो ये k है, ये 4k दिया गया। चलो ऐसे करते हैं, ठीक है, इसका k दिया गया और इसका 4k दिया गया, ताकि इजी रहे कैलकुलेशन, वरना कोई बड़ी बात नहीं कैलकुलेशन की बात। तो इसका जब स्प्रिंग कांस्टेंट k होता था तो टाइम पीरियड निकालते टाइम इसका k किससे रिप्लेस हो जाता था, 4k से, वो मैंने बताया था। तो इसको रिप्लेस कर दो 4k से, और इस 4k को 4k रहने दो। अब इसको आगे बढ़ाओ और कॉम्बिनेशन बनाओ, देखो तो ये इस तरह हो जाएगा कि ये तो हो गया 4k,
ये तो हो गया हमारा 4K। इसके बाद ये पुली पूरी रिप्लेस होगी इस 4K से, ये पूरा सिस्टम 4K से रिप्लेस हो गया। उसके बाद इस तरह अगेन एक 4K, यहाँ पे एक पुली और ये पुली इस तरह जुड़ी हुई। क्लियर बात है? ये दोनों किसमें हो गए? अरे भैया इस पूरी पुली को मैंने 4K से रिप्लेस कर दिया, पूरी पुली का टाइम पीरियड 4K आया था ना, K इक्विवेलेंट 4K आया था ना, तो इसको 4K से रिप्लेस कर दिया। ये पूरा सिस्टम 4K दे रखा है। अब ये दोनों किसमें है? सीरीज में। किसमें है? सीरीज में। तो सीरीज में 1/K इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/K1 यानी 1/4K 1/4K 1/K इक्विवेलेंट इक्वल टू 2/4K यानी 1/2K। तो K इक्विवेलेंट कितना आ गया? 2K के बराबर। K इक्विवेलेंट कितना आ गया? 2K के बराबर। तो इन दोनों का K इक्विवेलेंट हो गया 2K के बराबर। क्लियर बात है? तो ये सिस्टम किस तरह बन गया? ये बन गया यहां पे, मिटा देना उसको। इस तरह बन गया कि एक स्प्रिंग है जिसका K इक्विवेलेंट 2K आ रहा है और ये इस तरह पुली से जुड़ी हुई है और यहाँ पे एक एम ब्लॉक लटका हुआ है। समझे इसने? यहाँ पे एक एम ब्लॉक लटका हुआ। अब तो ये वापस वैसा सिस्टम आ गया शुरू में पढ़ा था। तो इसका K कितने से रिप्लेस हो जाएगा? जैसे कर लो, इसकी टेंशन T, इसकी T, इसकी कितनी 2T। K डैश इक्वल टू क्या होता है? K इनटू K कितना होगा? 2K। K कितना है? 2K। फॉर्मूला होता था ना K डैश इक्वल टू K इनटू T ब्लॉक अपॉन T स्प्रिंग का स्क्वायर। तो 2K इनटू T ब्लॉक कितना है? 2T अपॉन T स्प्रिंग कितना है? T। होल स्क्वायर करेंगे तो K डैश इक्वल टू 2K इनटू 4 8K। K डैश आ गया हमारे पास 8K। तो टाइम पीरियड आ गया हमारे पास 2 पाई अंडर m/8। तो इस सिस्टम का टाइम पीरियड ये निकल के आएगा। ध्यान रखें, ये जो 3-4 एग्जांपल कराए मैंने लास्ट में, ये बहुत ही टफेस्ट एग्जांपल माने जाते हैं। बड़े बड़े आईआईटी जो तैयारी कर रहे होते हैं उनकी भी हवा निकल जाती है, उनकी मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई है। ध्यान रखें ऐसी चीजों और बहुत बार आईआईटी जेई ने पूछे भी ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, नोट डाउन कर लें। कुछ और एग्जांपल देखते हैं ताकि और क्लियरिटी आए आपको। ठीक है, अब कुछ इस तरह के एग्जांपल भी पूछे जाते हैं, एचसीवी के अंदर दिए गए हैं और कुछ फेमस एग्जांपल भी हैं। एक एम ब्लॉक है, इस तरह दो स्प्रिंग और ये तीसरी स्प्रिंग के 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 और इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। ऐसे लिख लो, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। इन दोनों के बीच 135, इन दोनों के बीच 135। तो 135 135 और 90 कितने हो गए? 360 हो गए। ठीक है, तो इस तरह आपको क्वेश्चन दिया गया, दिख रहा होगा आपको सही ढंग से। दो स्प्रिंग 90 पे है और दो स्प्रिंग एक 135 पे और एक 135। क्लियर? आपको कहा गया है फाइंड टाइम पीरियड, टाइम पीरियड बताना। ठीक है, तो देखो इसको किस तरह करेंगे, क्लियर से देखें। अगर मैं यहां से एक लाइन खींच लूं सिमेट्री वाइज तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 45 और ये एंगल भी हो जाएगा 45। क्लियर बात है? ठीक है, अब इसने कहा है कि आपको कंप्रेस इस तरह करना है कि जो ये सिंगल स्प्रिंग लगा हुआ है इसकी साइड में कंप्रेस करके टाइम बताना है। और भाई इधर करोगे तो शायद अलग हो सकता है टाइम पीरियड, मुझे पता नहीं, लेकिन उसने कहा इधर कंप्रेस करिए। ठीक है, इधर कंप्रेस करेंगे तो x इस तरह कंप्रेस होगा। तो तुम देखो, अगर x इधर की तरफ कंप्रेस हुआ तो ये किधर की तरफ खींचेंगे? इधर की तरफ, और ये खींचेगा इधर की तरफ। अरे ये ऐसे खींच के नीचे तो आ नहीं सकते ना, ये खींचेगा इधर की तरफ और ये खींचेगा इधर की तरफ। तो देखो मैं इसका टाइम सीधा बना रहा हूं डायग्राम। ये जो एम ब्लॉक है, अगर ये स्प्रिंग नीचे जाएगी तो हमें पता है स्प्रिंग पे फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ। अरे स्प्रिंग जब कंप्रेस होती है तो फोर्स ऊपर की तरफ, स्प्रिंग जब एक्सटेंशन होती है तो स्प्रिंग की साइड फोर्स लगता है। क्लियर बात है? तो कंप्रेस हो रहा है तो इस पे kx लगा ऊपर की तरफ, x कंप्रेस हुई है, फोर्स कांस्टेंट k है तो स्प्रिंग फोर्स ऊपर की तरफ और k into x।
ये स्प्रिंग इस तरह कंप्रेस हुई है, इधर की तरफ खींची है, तो इसमें फोर्स किधर लगेगा? इधर की तरफ। अरे इधर की तरफ क्या हुआ? एक्सटेंशन हुआ है, फोर्स किधर तरफ लगेगा? इधर की तरफ। तो ये फोर्स लगा इधर की तरफ, और कितना लगा? kx cos 45। cos 45 क्यों? क्योंकि एंगल 45 है। इसी तरह इसके भी कितना लगेगा? kx cos 45। क्लियर बात है? और ये एंगल है हमारे पास 45 डिग्री, और ये एंगल है 45 डिग्री, और ये 45 भी तो है, ये 45, ये 45। क्लियर बात? अब अपन को क्या करना है? नेट फोर्स, इसका एक कंपोनेंट इधर कर दो, एक कंपोनेंट इधर करो। तो kx पहले से था kx cos 45, तो इधर आएगा kx cos 45 sin 45। kx cos 45, ये 45 है, ये भी 45 है, cos 45 लिख दो चाहे sin 45। इसका भी इधर ये एंगल 45, ये भी 45, तो ये आएगा kx cos 45 sin 45। और दो वर्टिकल आएंगे, एक इसका भी और एक इसका भी, दोनों एडअप हो जाएंगे और दोनों सेम आएंगे, और कितना आएगा? 2kx, इसका भी cos 45 into cos 45। अरे f cos 45 इधर की तरफ, अगर इधर की साइड f फोर्स हो, इधर एंगल थीटा हो, तो इधर की तरफ क्या आता है? f cos थीटा। f की वैल्यू यहां पे कितनी है? kx cos 45 into cos, और थीटा कितना है? 45। समझ आए इसने? तो इधर की तरफ फोर्स आएगा 2kx cos स्क्वायर 45, cos 45 cos 45 cos स्क्वायर 45। ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हुए, तो ऊपर की तरफ f नेट आ गया kx plus 2kx cos स्क्वायर 45, cos स्क्वायर 45 1/2 कैंसिल आउट हुआ, तो प्लस kx। तो नेट फोर्स आया 2kx, इसको मैं कह सकता हूं k डैश into x, x x कैंसिल आउट हुआ, तो k डैश का काम कर रहा है 2k। k डैश का काम कौन कर रहा है? 2k। तो टाइम पीरियड कितना आ जाएगा? t equal to 2 pi under root m by 2k। t equal to 2 pi under root m by 2k। इस तरह अपन इस क्वेश्चन का टाइम पीरियड फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है बात? समझ आया होगा? एक क्वेश्चन इस तरह का और बताता हूं, और ज्यादा क्लियरिटी आएगी आपको। देखिए अगला क्वेश्चन ये है, इन दोनों के बीच एंगल 120 डिग्री, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के इन दोनों के बीच भी 120 डिग्री और इन दोनों के बीच भी 120 डिग्री। क्लियर बात? आपको कहा गया अगेन टाइम पीरियड बताएं। अगर इसको इधर इस साइड कंप्रेस किया जा रहा है, इसको ऐसे कंप्रेस करके छोड़ेगी तो ऐसे करेगी, तो आपको वही टाइम पीरियड बताना है। तो अभी वाला मेथड यूज करो, एम ब्लॉक बनाओ। अगर इसको इधर कंप्रेस किया है, फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ और ये होगा kx के बराबर। ठीक है, ये इधर गया तो स्प्रिंग इधर खींची होगी, इसमें फोर्स लगेगा इधर की तरफ, ये इधर खींची होगी, इसमें फोर्स लगेगा इधर की तरफ। और कितना कितना लगेगा? kx cos 60, क्योंकि दोनों के बीच है, ये भी 60 एंगल, सिमेट्री देखो, ये एंगल 60 और ये एंगल भी 60। कोई दिक्कत? तो ये kx cos 60 और ये भी kx cos 60, कोई दिक्कत? और दोनों के बीच एंगल कितना? 60 डिग्री, 60 डिग्री। ठीक है, अब इसका इधर कंपोनेंट कर दो, इसका इधर कंपोनेंट, इधर वाले कंपोनेंट तो कर जाने अभी देखा था, तो इसका इधर कंपोनेंट कितना आएगा? नया डायग्राम बनाएं। तो ये kx प्लस kx cos 60 इधर की तरफ है, फिर इधर आएगा kx cos स्क्वायर 60। kx तो पहले से ही है, प्लस kx cos स्क्वायर 60, ये इसकी साइड से, और इधर से भी इतना ही आएगा तो इनटू 2। क्लियर बात है? अब ये kx अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। kx प्लस 2kx इंटू cos स्क्वायर 60, cos 60 होता है 1/2 इंटू स्क्वायर हो गया 1/4, ये से कटा 2 टाइम्स, तो k डैश x इक्वल टू kx प्लस kx/2 इज 3kx/2, x से x कटा तो k डैश इक्वल टू आ गया 3k/2। तो k डैश आते ही तो टाइम पीरियड आ जाएगा, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m 2m/3, ये इसका टाइम पीरियड आ जाएगा। क्लियर हुई बातें? वो ऊपर वाले का टाइम पीरियड था पहले वाले का, और ये इसका टाइम पीरियड आ जाएगा। समझ आई चीजें? ये इसका शॉर्ट मेथड था, नोट डाउन कर लो। समझ आई? इस तरह अपन ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है ये सारे के सारे, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम पे एचसीवी में भी दिए गए हैं। ये 60 डिग्री वाला साइड दिया गया है, या 45 एक दिया गया होगा साइड। ठीक है,
तो नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल ये है कि आपने देखा होगा कि आपके टीचर जब क्वेश्चन कराते हैं तो आपने ये देखा होगा कि एक स्प्रिंग दी गई है जिसका मास m है और स्प्रिंग का मास ms है। स्प्रिंग का मास कितना है? ms है। तो इसका आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लिखाते हैं वो 2 पाई अंडर m प्लस ms/3 डिवाइड बाई k। लिखाते ही नहीं लिखाते? ठीक है, आज मैं उसका प्रूफ दे रहा हूं। ठीक है, तब मैं उसका प्रूफ करने जा रहा हूं ताकि आपको और क्लियरिटी आए कि इस तरह से टीचर क्यों लिखते हैं डायरेक्ट। तो देखो, हमें एक चीज पता है कि स्प्रिंग के ऊपर जो फोर्स लगता है वो होता है F इक्वल टू माइनस kx या kx कह दें, कोई दिक्कत नहीं कि माइनस तो डायरेक्शन शो करता है। F को लिख सकता हूं m इंटू ए बराबर k इंटू एक्स, a बराबर लिख सकता हूं k x बाई m। ठीक है, और a को क्योंकि एक्सेलरेशन x के साथ वेरी कर रहा है तो हमें पता है एक्सेलरेशन को लिखा जा सकता है v dv बाई dx। जब एक्सेलरेशन x के साथ वेरी करे तो एक्सेलरेशन को इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है इक्वल टू के एक्स बाई। अगर मैं दोनों साइड इंटीग्रेट कर दूं तो ये बनेगा v dv, ये बनेगा के एक्स dx बाई। दोनों साइड इंटीग्रेट किया तो ये बनेगा v स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू k बाई m x स्क्वायर बाई 2 से 2 कट गया। तो यहां से देखो v प्रोपोर्शनल क्या आ रहा है? x आ रहा है। v प्रोपोर्शनल क्या आ रहा है? x आ रहा है। इसका मतलब इस स्प्रिंग की जो वेलोसिटी है वो लीनियरली वेरी करेगी। डिस्टेंस के साथ कैसे वेरी करेगी? लीनियरली। इसलिए मैंने इतनी गाथा गाई क्योंकि कभी कभार स्टूडेंट को ये नहीं पता चल पाता कि वेलोसिटी लीनियर वेरी क्यों कर रही है, कुछ अलग फॉर्म में भी कर सकते हैं। तो ध्यान रखें इस चीज का, यहाँ पे वेलोसिटी कैसे वेरी करेगी? लीनियरली वेरी करेगी। ठीक है, ये चीज मैंने समझाने के लिए इतनी गाथा गाई है। अब इसको मिटा दे रहा हूं। मैंने समझा दिया कि वेलोसिटी यहाँ पे कैसे वेरी करेगी? लीनियरली वेरी करेगी। स्प्रिंग का लेंथ जो है वो l है। ठीक है, अब तुम देखो, हमें पता है कि जब स्पीड लीनियरली वेरी करती है तो ये हमारा l इक्वल टू 0 वाला पॉइंट है और ये l इक्वल टू l वाला पॉइंट है। तो हमें पता है वेलोसिटी का अपन इस तरह लिख सकते हैं, वेलोसिटी का फॉर्मूला या फंक्शन इस तरह बना सकते हैं, वेलोसिटी फंक्शन बना सकते हैं लीनियरली। अब हमें ये तो पता नहीं ना a और b क्या है। लीनियर फंक्शन क्या होता है? y बराबर mx प्लस c। यहाँ पे वेलोसिटी वेरी कर रही है तो v इक्वल टू ax प्लस b। ठीक है, बहुत बढ़िया। एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 का मतलब ये वाला पॉइंट, पर वेलोसिटी कितनी है? 0। अरे यहां से थोड़ी स्प्रिंग मिल रही है, ये तो फिक्स पॉइंट है, यहां पे वेलोसिटी भी कितनी होगी? 0। तो इसके अंदर 0 डालिए तो x इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी इक्वल टू 0, तो 0 इक्वल टू a इंटू 0 प्लस b। तो यहां से b की वैल्यू कितनी आ गई? 0। तो यानी फंक्शन हमारे पास बच गया ओनली v डैश इक्वल टू ax। b की वैल्यू कितनी आ गई? 0 पे। हमें पता है x इक्वल टू l पर एट x इक्वल टू l v डैश इक्वल टू b। इस पॉइंट की स्पीड अपन कितनी मान रहे हैं? v मान रहे हैं। तो v डैश इक्वल टू v, तो v डैश इसी का v उठा के रख दो और a l हो गया। तो v इज इक्वल टू कितना आ गया? a इनटू l। ठीक है, तो a बराबर आ गया l अपॉन v। अपन ने किसी कांस्टेंट a की वैल्यू निकाल ली l अपॉन v। अब वो ये उठा के यहां पे रख दो तो हमारे पास फंक्शन बन जाएगा v डैश इक्वल टू a की जगह रखा l बाई v इनटू x और b की वैल्यू 0 है इसलिए उसको लिखने की कोई जरूरत है नहीं। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया? v डैश आ गया। अब हमें एक चीज पता है, देखो अब ये अपन ने x जो माना है, कोई डिस्टेंस x मानी यहां से, तो यहां से डिस्टेंस x मानी अपन ने, जिस पे एक छोटा सा पार्ट दिया था dx लिया मैंने। dx वाले पार्ट का मास को छोटा सा dm होगा। dx वाले पार्ट का छोटा सा मास कितना होगा? dm। dm को कैसे लिख सकता हूं मैं? इस पूरी स्प्रिंग का मास है ms, तो l लेंथ में मास फैला हुआ है ms, यूनिटरी लेंथ में फैला होगा ms बाई l। यूनिटरी मेथड लगा रहा हूं तो x लेंथ में कितना फैला होगा? x लेंथ में फैला होगा ms बाई l इंटू dx इंटू x लेंथ का। लेकिन हमें किसका लिखना है? छोटी सी लेंथ का। तो dx इक्वल टू कितना हो गया? ms बाई l इंटू dx। ये हमारा क्या बन गया? dm बन गया। x लेंथ में लिखना होता तो इतना, और dx लेंथ में लिखना होगा तो ये ms बाई l इंटू dx इक्वल टू ये क्या हो गया? dm हो गया। ठीक है, समझ आए इससे? तो इन सारी चीजों को मिटा दे रहा हूं मैं अभी। अब तुम देखो,
अगर मैं इस स्प्रिंग की काइनेटिक एनर्जी लिखना चाहूं तो इस छोटे से पार्टिकल की स्प्रिंग में काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट मान सकता हूं। तो इस छोटे से पार्ट की डीके लिखेंगे, डीके का मतलब छोटी सी काइनेटिक एनर्जी, वो होगी हाफ डीएम, इस पॉइंट की स्पीड है v डैश का स्क्वायर, v डैश x डिस्टेंस पे ये स्पीड है ना, तो v डैश का स्क्वायर। तो dk इज इक्वल टू हाफ इनटू dm की जगह उठा के रख दिया मैंने ms बाई l इनटू dx, ये dm हो गया, इनटू v डैश की जगह रख दिया मैंने l बाई v इनटू x का होल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर ये बातें? ये बराबर v बाई l आएगा शायद, l बाई v नहीं आएगा, v बाई l, यहाँ पे v बाई l का होल स्क्वायर। देख लेना फंक्शन में ये बन रहा है। ठीक है, ये समझ आई चीजें। अब दोनों साइड क्या कर रहा है, इंटीग्रेट। डीके का तो इंटीग्रेशन हो गया के, यहां से क्या बाहर आ गया 1/2 बाहर आ गया, ms बाई l बाहर आ गया, v स्क्वायर बाई l स्क्वायर ये भी कांस्टेंट बाहर आ गया। इंटीग्रेशन के अंदर बचा x स्क्वायर इनटू dx 0 से l, क्योंकि x कहां से कहां तक वेरी कर रहा है 0 से l तक। ठीक है, अब इसको सोल्व करिए तो बनेगा काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 ms v स्क्वायर बाई l क्यूब, l स्क्वायर इनटू l क्यूब बन गया, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 3 यानी l क्यूब बाई 3, l क्यूब से l क्यूब को कटा तो k इक्वल टू बन गया ms v स्क्वायर बाई 6, 2 इनटू 3 कितना बन गया 6। तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आ गई स्प्रिंग की ms इनटू v स्क्वायर बाई 6। अगर इस काइनेटिक एनर्जी को मैं सिंपल अपनी काइनेटिक एनर्जी से क्या करूं, हाफ m इंटू वी स्क्वायर, अपनी जो सिंपल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है उससे अगर मैं इक्वल करूं इस काइनेटिक एनर्जी और इस काइनेटिक एनर्जी को, तो हाफ वी स्क्वायर तो घट जाएंगे, बट m का वैल्यू कितना आ गया ms बाई 3, m का वैल्यू कितना आ गया ms बाई 3। इसलिए अपन टाइम पीरियड लिखते, टाइम 2 पाई अंडर ब्लॉक का मास प्लस स्प्रिंग का मास का 1/3 करते हैं। क्लियर बातें समझ आई से, क्योंकि यहाँ पे स्प्रिंग का कितना मास इफेक्टिव हो रहा है ms बाई 3। क्लियर बातें? तो ये पूरा रीजन होता है, ये पूरा एक्सप्लेनेशन होता है। कभी कभार इसका प्रूफ पूछ लिया जाता है कुछ क्वेश्चंस में, तो इस चीज का ध्यान रखिए अच्छी तरह। ये पूरा प्रूफ कराया मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज का ध्यान रखें। क्लियर बातें? बहुत बढ़िया। एक लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं अपन, जो कि जेईई ने पूछा है। उस तरह के क्वेश्चन किस तरह सॉल्व किए जाते हैं, मतलब कई मेथड होते हैं, लेकिन इजी मेथड कौन सा होता है वो देखने जाते हैं अपन। देख, अगला क्वेश्चन ये है, एक स्प्रिंग है और ये हमारी एक डिस्क है। ये क्या है, हमारी डिस्क है जिसका m मास रेडियस है, जो कि v वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है और ओमेगा से घूम भी रहा है, और ये भी लिखा हुआ है प्योर रोलिंग। IIT JEE एडवांस ने ये क्वेश्चन पूछा है और उसने पूछा था अगर ये डिस्क जो है प्योर रोलिंग करते हुए आगे बढ़े तो आपको इसका टाइम पीरियड बताना है। यानी इस तरह करती हुई आगे बढ़े पीछे आए, इस तरह बढ़े पीछे आए, ऑसिलेट कर रही है, तो आपको इसका क्या बताना है, टाइम पीरियड बताना है। तो इसका टाइम पीरियड एक तो फोर्स मेथड से हो सकता है, लेकिन फोर्स मेथड बहुत ही लेंथी पड़ता है, क्योंकि अपन को फ्रिक्शन की डायरेक्शन निकालने में भी हवा निकल जाती है। ठीक है, तो इसका सबसे इजीएस्ट मेथड होता है एनर्जी मेथड। क्या होता है, एनर्जी मेथड। समझ लें आप भी एनर्जी मेथड होता क्या है। देखिए, इस स्प्रिंग कांस्टेंट की है, एनर्जी मेथड ये कहता है कि पूरे सिस्टम की एनर्जी लिखिए, और हमें पता है अगर ये सिस्टम कर रहा है तो पूरे सिस्टम की एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। पूरे सिस्टम की क्या लिखिए, टोटल एनर्जी लिखिए। चलो लिखते हैं, मान लेते हैं इसको x, ये आगे बढ़ गया, इस तरह x आगे बढ़ा तो स्प्रिंग के अंदर कितनी स्टोर होगी एनर्जी, हाफ के x स्क्वायर। ठीक है, प्लस ये अगर ब्लॉक आगे गया है तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी डिस्क के पास हाफ ऑन दी स्क्वायर, और ये रोटेट भी हुआ है तो इसके पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होगी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। और कोई एनर्जी है क्या, आगे बढ़ा x तो स्प्रिंग के पास पोटेंशियल एनर्जी, ये रोटेट करता हुआ आगे गया तो इसके पास लीनियर काइनेटिक एनर्जी एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, और कोई एनर्जी नहीं है। ये टोटल एनर्जी कांस्टेंट होनी चाहिए, टोटल एनर्जी कांस्टेंट होनी चाहिए। ठीक है, इसको अपन पहले सिंपलीफाई कर लेते हैं।
1/2 kx² प्लस हाफ mv² प्लस हाफ i, डिस्क का i कितना होता है सेंटर मास के अबाउट mr²/2 इंटू ओमेगा को कितना लिख सकता हूं v/r, क्योंकि प्योर रोलिंग में हमें पता है v इक्वल टू r ओमेगा होता है। प्योर रोलिंग के अंदर v इक्वल टू क्या होता है r ओमेगा, तो इस तरह पर लिख सकते हैं। इसको सोल्व करेंगे तो 1/2 kx² प्लस 1/2 mv² प्लस r² से r² कट गया तो mv²/4 इक्वल टू k। क्लियर बात है, समझ आई चीज। अब इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं आराम से, 1/2 kx² प्लस ये बना 1/2 mv² प्लस mv²/4, ये हो गया 2/4 1/4 3/4 mv² इक्वल टू कांस्टेंट। ये अपने पास फाइनल एनर्जी आ गई। अब इसको क्या करिए, डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट कर दो इसको विद रेस्पेक्ट टू x। अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे 1/2 k तो अपनी जगह x² का डिफरेंशिएशन 2x इनटू dx/dt प्लस 3/4 mv² का डिफरेंशिएशन 2v इनटू dv/dt इक्वल टू कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। समझ आई चीज अच्छी तरह। अब देखो 2 से 2 यहां पे कैंसिल आउट हुआ, एक 2 से 4 ये तो 2 बच गया, तो ये बना हमारे पास kx इनटू dx/dt इज वेलोसिटी प्लस ये बना 3/2 mv और dv/dt इज एक्सेलरेशन इक्वल टू 0। ठीक है, dv/dt इज एक्सेलरेशन एंड dx/dt इज वेलोसिटी। एक वेलोसिटी कॉमन आके 0 में चला गया, तो हमारे पास बना ये kx इक्वल टू, इसको इधर ले गए -3/2 ma, ठीक है। a हमारा बन गया -2/3 k/m इंटू x। क्लियर है बातें, ये हमारा बन गया। और हमें ये भी पता है कि SHM के टाइम अपन देखते थे a इक्वल टू -ω²x, ये इक्वेशन SHM में एक्सेलरेशन का होता है, तो x का जो मल्टीपल होता है वो ω² का काम करता है, यहाँ पे ω² का काम कौन कर रहा है, ये बात। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिख देंगे ω² इक्वल टू 2/3 k/m, ये ω² हो गया, तो ओमेगा आ गया हमारे पास √2k/3, ये ओमेगा आ गया, तो टाइम पीरियड इज 2π/ω, तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2π, ओमेगा की वैल्यू उठा के रख दें तो बन जाएगा 3m/2k, 3m/2k। तो ये इस डिस्क स्प्रिंग सिस्टम का क्या आ जाएगा, टाइम पीरियड आ जाएगा। क्लियर हुई बातें। तो इस तरह पर ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। IIT JEE एडवांस ने पूछा भी है ये क्वेश्चन। क्लियर है बातें, समझ आई अच्छी तरह। तो मैंने बहुत सारे एग्जांपल किए, कम से कम 10-12 एग्जांपल लग रहा है, आपको क्लियरिटी आई होगी कि स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, कुछ और एग्जांपल ले लेता हूं एक आधा डिफरेंट टाइप का। अगला क्वेश्चन ये है कि इस तरह का क्वेश्चन जेईई मेन ने जरूर पूछा है कि एक एम मास है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है, इसका एम्पलीट्यूड ए, ये ब्लॉक स्प्रिंग सिस्टम में SHM कर रहा है और इसका एम्पलीट्यूड कितना है ए, लिख देता हूं एम्पलीट्यूड। अब उसने ये कहा कि जब ये अपनी मीन पोजीशन को क्रॉस कर रहा था, ये आराम से क्या कर रहा था, SHM करता हुआ जा रहा था। जैसे ये कुछ राउंड के बाद अपनी मीन पोजीशन को पास कर रहा था, तो इसके ऊपर इसका सिमेट्रिकल मास रख दिया गया, यानी सेम का सेम एक मास और रख दिया गया एट x = 0, यानी मीन पोजीशन पर एक m मास और रख दिया गया। तो आपको कहा गया है फाइंड न्यू एम्पलीट्यूड आपको बताना है। क्लियर है बातें। तो इस तरह के क्वेश्चन कैसे सोल्व होते हैं देखें। सबसे पहली बात, जब ये मीन पोजीशन से क्रॉस कर रहा है तो इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं, समझ आई चीजें।
जब ये मीन पोजीशन से क्रॉस कर रहा है तब इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं, स्प्रिंग भी x = 0 पे क्या हो जाएगी, स्प्रिंग फोर्स भी 0 हो जाएगा और कोई फोर्स है नहीं, तो उस टाइम एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो इफ F net = 0 at mean position then momentum is conserved। मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। इसका मतलब P initial = P final, P initial = P final। तो देखें P initial कितना था, P initial मास टाइम P होता क्या रहता है, m × v होता है कि नहीं होता। तो इनिशियल मास m था, वेलोसिटी उस टाइम मान लेते हैं v1 थी, बराबर फाइनल मास कितना हो चुका है टोटल 2m मास, उस टाइम वेलोसिटी मान लेते हैं v2, m से m कैंसिल आउट होगा तो v1 = कितना आ गया 2v2 आ गया। ये इक्वेशन नंबर 1, v1 = कितना आ गया 2v2। और हमें ये भी पता है कि जब मीन पोजीशन पे होता है तो वेलोसिटी मैक्सिमम होती है और कितनी होती है a ओमेगा के बराबर, कितनी होती है a ओमेगा के बराबर। अगर v1 की जगह लिखूं तो यहां पे लिखूंगा a, पहले एम्पलीट्यूड कितना था a, ओमेगा मान लेते हैं ω1 बराबर बाद वाला 2 इंटू हमें पता नहीं a डैश हो गया इंटू ω2, ठीक है। ω2 ω1 लिखते हैं, ओमेगा होता है हमारा टाइम पीरियड होता है 2π√m/k, तो ओमेगा होता है √k/m, √k/m। तो इनिशियल ओमेगा ये था और फाइनल ω2 कहें वो कितना होगा √k, k तो सेम है बट मास कितना हो चुका है 2m, तो ω2 हो चुका है √k/2m, ω1 है √k/m। उठा के यहां पे रखेंगे a √k/m इज इक्वल टू 2 इंटू a डैश इंटू ω2 कितना हो जाएगा √k/2m। समझ गए इसमें, m से m कैंसिल आउट होगा, k से k कैंसिल आउट होगा, तो a डैश हमारे पास निकल के आएगा, ये √2 से कैंसिल आउट तो √2, तो a डैश = a/√2, तो नया एम्पलीट्यूड हो जाएगा हमारे पास a डैश = a/√2। जब जेई ने पूछा था उसने यहाँ पे m1 m2 मास दिए गए थे, मेथड यही था, m1 m2 मास दिए गए थे तो m1 m2 की फॉर्म में आंसर आ जाता। मेरा यहाँ पे m और m था तो कट कैंसिल आउट हो गया। क्लियर है बातें। तो इस तरह अपन ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। ये जेई मेन के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, तो मैंने कम से कम 15 से 16 क्वेश्चन आपको सोल्व कराए, ट्रिक भी बताई अच्छी तरह। क्लियर है बातें। तो इन क्वेश्चनों को अगर आप बढ़िया तरीके से अप्लाई करेंगे तो जेई के क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आप अपनी प्रैक्टिस पे ध्यान देंगे क्योंकि जेई मेन और नीट नजदीक है और उसके बाद एडवांस भी देना है। तो बेस्ट ऑफ लक, मिलेंगे फिर अगेन। थैंक यू।